अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कंफर्म कर दीजिए, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है? कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? आवाज़ क्लियर है भाई? कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है किसी किस्म की? अच्छा, अब देखो, अब तो लो नहीं आ रही, अब क्लियर आ रही है। अब क्लियर है क्या? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअल वकील। अच्छा जी, आज की क्लास का हमारा एजेंडा जो है दैट इज अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न। हमने ये लंबा चौड़ा चैप्टर जो कि कोई 20 से 21 पेजेस के अंदर आपकी स्टडी टेक्स्ट में जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है ना? प्योर थ्योरी है इसके अंदर। और हमें लगता है कि यार ये तो थ्योरी की चीजें सारी, और ये हमारे एग्जाम में सिर्फ इसमें लिस्ट डाउन वाली चीजें आ जाएंगी। आज आप कोई 6 क्वेश्चंस देख रहे होंगे, ठीक है ना? उससे आपकी चीजें रिवाइज भी हो रही होंगी, और आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर से भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और वो किस तरह से आ रहा होगा वो भी हम देखेंगे। अच्छा, ये चैट पे रिस्पांस थोड़ा कम आ रहा है, मुझे बताओ, आप सब ने ज्वाइन कर लिया है? सब लोग अवेलेबल हो? सबका आवाज क्लियर आ रही है? किसी कोई इश्यू तो नहीं है? चलें जी, जबरदस्त। सबसे पहले तो आपके भाई ने काम क्या किया है कि इस पूरे जो लंबे चौड़े चैप्टर को एक पेज के अंदर ले आए हम, ठीक है ना? एक डब्बा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, एक डब्बा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एक डब्बा ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और एक डब्बा एनुअल रिटर्न का है। आप लोग ये पढ़ लें, दिस इज ऑल, और इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तमाम जो मोटी मोटी चीजें थी वो एक पेज पे आ गई हैं, ठीक है ना? वो बिखरा हुआ जो पूरा चैप्टर था वो एक पेज पे हमने जो है वो समेट दिया है। ये पढ़ लेंगे आप, और ये 6 क्वेश्चन देख लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आपका जो है वो मामला जो है वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, डायरेक्ट जो है हम अपनी केस स्टडी से स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट हम जो अपने क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि साथ साथ जो है हमारा रिवाइज भी होता रहे। ये क्लास मुश्किल से 1 घंटे की होगी, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, और इंशाल्लाह हम 1 घंटे में इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट दैट आपके क्वेश्चन कितने आते हैं, और उसमें अगर टाइम लगा तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है जी? अच्छा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना? मैं इसको जूम कर देता हूँ। चलें जी, आपने ये क्वेश्चन पढ़ना है, और एक एक करके हमारे सारे टॉपिक जो है इस तरह से रिवाइज होते रहेंगे। चलें जी, क्वेश्चन पढ़ें और मुझे बताएंगे किस तरह से हम इसको डील करेंगे। 2 मिनट है आप लोगों के पास।
अली स्टेट थ्योरी है, स्टेट थ्योरी है। देखो ये एनुअल रिटर्न वाला सवाल जो है ना, ये आपके किसी और क्वेश्चन के साथ लिंक होके भी आ सकता है। सर ये चैप्टर सही से किया नहीं है मैंने, हाँ, और तुम कह रहे हो स्ट्रेट थ्योरी है। चैप्टर सही से किया नहीं और कह रहे हो स्ट्रेट थ्योरी है, कहाँ से स्ट्रेट थ्योरी है? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में हम जो चीज देखने वाले हैं दैट इज, हाँ तो हम कर रहे हैं ना, जब भी तो क्लास रखी है, जब भी तो क्लास रखी है। देखो इस क्वेश्चन में आपके क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी बातें रिवाइज हो जाएंगी इंशाल्लाह। कोई 5 से 10 नंबर का सवाल आ सकता है इसमें से, ठीक है ना, आ सकता है 5 से 10 नंबर का सवाल। ये ऐसा चैप्टर नहीं है कि इसको निगलेक्ट कर दिया जाए। टोटल 12 चैप्टर है, इसमें कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको निगलेक्ट कर दिया जाए। बन सकता है इसमें सवाल 5 से 7 से 8 10 नंबर का सवाल बन सकता है। सर ये एक पेजर मोर देना फॉर दिस टॉपिक इंशाल्लाह अली, इंशाल्लाह। इसी नीयत से, इसी उम्मीद से और इसी कोशिश से बनाए गए हैं कि माइंड मैप्स के ये सारी चीजें कवर कर लें, ठीक है ना। देखो गौर से सुनो सारी चीजें जो डिस्कस हो रही हैं आज की क्लास में, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके लिए इंशाल्लाह। जैसे एक ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है दफा दूर लिमिटेड का, ये इंशाल्लाह क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। और ये क्योंकि 11th आवर पे लास्ट मंथ पे क्लास हो रही है, ये वाली बूट कैंप इस वजह से रखा है आपका, क्योंकि आखिरी की चीजें जो है वो ज्यादातर याद रहती है। चलो मुझे बताओ इस सवाल का क्या करना है, क्या करेंगे इस सवाल का? किसी को पता है क्वार्टरली अकाउंट की क्या क्या चीजें होती हैं? किसी को पता है क्वार्टरली अकाउंट की टाइम लाइन क्या है? किसी को पता है क्वार्टरली अकाउंट्स कहाँ कहाँ सबमिट होते हैं? जी। हमार क्या करेंगे इस केस में? वालेकुम अस्सलाम सर। क्या करेंगे इस केस में? क्या करेंगे इस केस में? जी। 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 ये सवाल है कोई 5 नंबर का। फंस गए मार, फंस गए। सबसे पहले चीज मेरे प्यारो, सबसे पहली चीज, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, स्क्रीन तो शो हो रही है। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त निशान, जबरदस्त, जबरदस्त इल्मा, जबरदस्त मसरूर बशीर भाई, जबरदस्त, जबरदस्त। जबरदस्त मेरे प्यारो, सबसे पहली बात अपने पास लिख लो कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी को बनाने होते हैं। सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर फर्ज है, सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर फर्ज है, सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर फर्ज है। ये अपनी बात लिख लो, आप एग्जामिनर इसको आपको घुमा भी सकता है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक प्राइवेट कंपनी के हवाले से लिख के भेज दे, और यही कोई 3-4 नंबर की वाली सिर्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सकता है आपका, ठीक है ना। पहली बात तो आपने ये देख ली, ठीक है। चलो अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये लिस्टेड कंपनी होती तो हम इसमें क्या क्या चीजें डालते? लिस्टेड कंपनी होती तो क्या क्या चीजें डालते? जी। लिस्टेड कंपनी ने 30 दिन के अंदर अपने क्वार्टरली अकाउंट्स बनाने हैं। सर ये 30 दिन कहाँ से शुरू होंगे? जब क्वार्टर खत्म हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर आपने अकाउंट्स बनाने हैं। ये बात फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर पे लगेगी। और 60 दिन वाली बात कि आपने जो सेकंड क्वार्टर है आपका, उसमें आपके पास क्वार्टर खत्म होने के बाद कोई 60 दिन का टाइम होगा जिसमें आपके पास ये जो है आप अपनी क्वार्टरली अकाउंट्स बना सकते हैं।
बासित, बासित वो वाली बात एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए है, हम क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वार्टर के लिए हमारे पास कोई 60 दिन का टाइम हमारे पास मौजूद होगा। हमारे पास सेकंड क्वार्टर में कोई 60 दिन का टाइम मौजूद होगा कि क्वार्टर खत्म होने के बाद 60 डेज का टाइम होगा, हम उसमें जो है वो अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ फोर्थ क्वार्टर कहाँ गया, फोर्थ क्वार्टर कहाँ गया, फोर्थ क्वार्टर कहाँ गया? जबरदस्त, चलो जी दिमाग खुला हुआ है, जबरदस्त। फोर्थ क्वार्टर पे सर एनुअल बनेगा, फोर्थ क्वार्टर पे तो ईयर एंड हो जाएगा, फिर हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होंगी। जबरदस्त हो गया। क्या क्या बात है आपने सीख ली कि सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी को बनाना होता है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो जो 10 मिलियन वाली शेयर कैपिटल की बात है वो सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई होती है। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, हम उसको वो भी देख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा ये जो आपने क्वार्टरली अकाउंट बनाने हैं, ये फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर के आपने 30 दिन के अंदर बनाने हैं, एट द क्लोज, फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर, ठीक है ना। और सेकंड क्वार्टर में आपके पास कोई 60 दिन का टाइम होगा, उसके अंदर आप अपने ये अकाउंट बना सकते हैं। सर अकाउंट बनाने के बाद, अकाउंट बनाने के बाद अकाउंट बनाने के बाद ये थ्योरी की चीजें वेबसाइट पर अपलोड कर दो, HTTP रजिस्ट्रार, और क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज को भी दे दो। अच्छा इसकी अप्रूवल कौन करेगा, क्वार्टरली अकाउंट्स की 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 अप्रूवल कौन करेगा? जी जी, क्वार्टरली अकाउंट्स की अप्रूवल कौन करेगा? सबका जवाब चाहिए मुझे इसमें। क्वार्टरली अकाउंट्स की अप्रूवल, जबरदस्त मसरूर रशीद भाई, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। ये बच्चा हमारा पढ़कर आए, ये भाई हमारे पढ़कर आए, जबरदस्त जबरदस्त। सर जब हम क्वार्टरली अकाउंट को सबमिट करने की बात करते हैं तो हमें जो अप्रूवल चाहिए वो हमारा सेम होगा जैसे कि हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी अप्रूव होती हैं, बिल्कुल सेम तरीके से हमारे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अप्रूव हो रही होंगी। सर जब हम अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो वो हमें बताता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला क्लॉज, ये वाला क्लॉज, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट BOD अप्रूव करेगा, साइन कौन करेगा? CEO साइन करेगा, डायरेक्टर साइन करेगा, और लिस्टेड कंपनी के केस में CFO भी साइन करेगा। सर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने ही सिर्फ लिस्टेड कंपनी में ने है, सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर ही फर्ज है कि वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो फिर CFO भी तो साइन करेगा ना, क्योंकि लॉ कहता है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट केस में बिल्कुल सेम तरीका होगा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में होता है। एनुअल फाइनेंशियल केस में जाते हैं हम, तो वो कहता है जी CFO भी साइन करेगा अगर एक लिस्टेड कंपनी है, तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमेशा CEO के साथ, एक डायरेक्टर के साथ CFO भी साइन कर रहा होगा। हाँ वॉलंटरी चॉइस है, लेकिन इतना वॉलंटरी पे कोई काम कर नहीं रहा होता, इतना कोई काम कर नहीं रहा होता, लोगों को वैसे ही प्रैक्टिकली मौत आ रही होती है अकाउंट बनाने की। हाँ क्लियर है, क्लियर है। इसमें अगर MCQ आ गया, इसमें अगर MCQ आ गया कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेगा, एक मार्क जाया मत कर देना। CEO भी साइन करेगा, डायरेक्टर भी साइन करेगा, CFO भी साइन करेगा। सर CFO क्यों साइन करेगा, वो हमारे MCQ में तो नहीं लिखा हुआ कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है फिर नहीं हो रही, हम बोल के आ जाएंगे सवाल इनकम्प्लीट है, सवाल इनकम्प्लीट है, सवाल इनकम्प्लीट है। क्यों सर, वो तो बताया नहीं कि लिस्टेड थी अनलिस्टेड थी। मेरे प्यारो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ लिस्टेड कंपनी बना के ऊपर ही बनाना फर्ज है, तो अगर MCQ आ गया तो उसमें CFO पेपर भी टिक मार्क करना, ठीक है ना। CEO, वन डायरेक्टर और CFO, डन है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जा क्लियर आहे, हाँ जा क्लियर आहे। जबरदस्त जबरदस्त, चलें जी सर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चलें जी। यार ये हर चीज में हमारा 7 घुसा होता है, पता नहीं क्यों, तो 11.2 कर दूं।
हाँ, सीएफओ भी होगा। लिस्टेड कंपनी के केस में फर्ज है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपका सीएफओ भी साइन करे। लॉ कहता है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल के साथ आप वही मामलात करोगे जो कि एनुअल फाइनेंशियल्स के साथ कर रहे हो, तो फिर क्वार्टरली फाइनेंशियल्स को सीएफओ भी साइन करेगा। जबरदस्त। 11.2, इतना अच्छा नाम है क्वेश्चंस का, जबरदस्त जबरदस्त। चले जी, आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चले जी।
जी क्या समझ आया? जी क्या समझ आया? क्या समझ आया? यार लॉ आपको क्या कहता है? साथ हो आप लोग? आवाज आ रही है आप लोगों को? चलें जी। सर लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है आपने अपने एनुअल फाइनेंशियल की फाइलिंग करनी है। अच्छा, किसको करनी है? एससीसीपी को करनी है अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, और रजिस्ट्रार को करनी है अगर आप कोई दूसरी कंपनी। यहाँ तक साथ है? ठीक है। अच्छा, इसकी टाइम लिमिट क्या है? इसकी टाइम लिमिट क्या है? इसकी टाइम लिमिट क्या है? 30 डेज। नीचे वाले की टाइम लिमिट क्या है? ये रवि 120 दिन कहाँ से लेकर आ गए? 15 दिन। रवि तुम डायरेक्ट जो है ना, तुम रॉकेट हो चुके हो, तुम डायरेक्ट एजीएम में घुस गए हो। हम अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और ये हम डेट जो है वो कहाँ से खींचेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, जिस दिन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए गए थे फॉर अडॉप्शन इन फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर्स। यहाँ तक साथ है? यहाँ तक साथ है? अच्छा अब देखो, अब आपने एजीएम कराई, आपने एजीएम कराई, इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अप्रूव नहीं हुए। होने चाहिए थे लेकिन हुए नहीं। तो अब ये पूछ रहा है कि आपने फाइलिंग कब करनी है। सर एजीएम की एक्सटेंशन मिल सकती है हमें 30 डेज की। चलें, एजीएम की एक्सटेंशन मिल गई हमें। हम 30 जून को कर रहे थे, अब हमें कोई 30 जुलाई की डेट मिल गई है। फाइल कब करेंगे? फाइल कब करेंगे? जी सर, क्या ये लिस्टेड कंपनी है? बिल्कुल सर, एक लिस्टेड कंपनी है। मुझे बताओ फाइलिंग कब होगी? फाइलिंग कब होगी? फाइलिंग कब होगी? ये 30 जुलाई है। चार ये है।
अच्छा जी, वापस ज्वाइन हो गए हम लोग। हमारा जो है वो नेट का प्रॉब्लम आ गया था, माजरत। अच्छा मुझे ये बताओ, आवाज आ रही है अब क्लियर? आवाज क्लियर है? अच्छा मुझे ये बताओ कि यार ये हमने रजिस्ट्रार को, बल्कि इस केस में क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो एससीसीपी को हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है, तो वो कौन सी डेट पे हम फाइल करेंगे? हमारे पास लास्ट डेट 30 जुलाई होगी इस केस में, या 30 अगस्त होगी इस केस में? इस केस में 30 जून को एजीएम हुई है या फिर आपने एक्सटेंड कर दी है? 30 जून को एजीएम हुई है फिर एक्सटेंड कर दी है? मतलब कि यहाँ पर आपने एजीएम करवाई ही नहीं है, ठीक है ना? आपने एजीएम यहाँ पर की ही नहीं है, ठीक है। तो फिर एजीएम एक्चुअली हुई ही यहाँ पर है। तो ये वाली डेट जो है आपकी, आपने इसमें अपनी फाइलिंग करनी है। चलो आपकी बात समझ आ गई। अच्छा इस क्वेश्चन में ये था कि 3 मंथ की आपने जो है वो एक्सटेंशन मांगी थी। तो ये बात बिल्कुल जो है वो दुरुस्त नहीं है। आप 3 मंथ की एक्सटेंशन नहीं ले सकते, ठीक है ना? आपको सिर्फ 30 डेज की एक्सटेंशन मिल सकती है। और इस केस में क्योंकि एजीएम हुई ही नहीं थी, 30 जून की सिर्फ आपने बात की थी, और फिर वो आप 30 जुलाई को ले गए थे। एक्चुअली जो आपकी एजीएम थी वो 30 जुलाई को हुई थी। तो फिर आप उस डेट से जो है, क्योंकि ऑन द क्योंकि 30 जुलाई को आपकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अप्रूवल के लिए मेंबर्स के पास आई, और फिर आपने इससे 30 दिन केस ली। सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें आप इतना फोकस क्यों करवा रहे हैं? देखो नेक्स्ट केस में ना थोड़ी चीजें डिफरेंट आ रही हैं। नेक्स्ट केस में चीजें थोड़ी डिफरेंट आ रही हैं। यार मैं आपको यही बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ। इस केस में ये 30 जून है। ये 30 जून है, और इसमें आपकी एजीएम हो गई। एजीएम आपकी हो गई, और लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो तैयार नहीं थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके तैयार नहीं थे। तो आपने बोला हम एजीएम जो है वो एडजर्न कर रहे हैं। जो हमारे एजेंडा आइटम्स हो गए वो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारी, वो कोई 30 जुलाई को ये आएंगी फॉर अप्रूवल। तो अब मुझे बताओ, ऐसे केस में ऐसे केस में फाइलिंग कब करनी है आपको? जी, सबका जवाब चाहिए मुझे। ये लंबी नहीं करो अली, लंबी नहीं करो। मुझे बताओ 30 अगस्त इस केस में लास्ट डेट है या 30 जुलाई लास्ट डेट है? सबका जवाब चाहिए भाई, सबका जवाब। सर क्वेश्चन रिपीट कर दे, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं कह रहा हूँ 30 जून को आपने एजीएम करवा ली, लेकिन क्योंकि आपके फाइनेंशियल्स तैयार नहीं थे तो आपने बाकी एजेंडा आइटम्स तो करवा लिए, लेकिन आपने मीटिंग adjourn कर दी। आपने मीटिंग लेके चले गए। जो मीटिंग का नेक्स्ट सेशन है आपने adjourn कर दिया 30 जुलाई तक। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली आपके अप्रूव हो रहे हैं 30 जुलाई को, ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ कि जो फाइलिंग वाली रिक्वायरमेंट है जो हमें कहती है कि जिस दिन एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने के लिए आए, उस दिन से आपने 30 दिन के अंदर आपने
फाइलिंग करवानी है टू SCCP। अब मुझे बताओ इस केस में जहां पर AGM 2 टुकड़े में हुई है, फर्स्ट सेशन में आपके बाकी जो है तमाम एजेंडा आइटम्स हुए थे, और 30 जुलाई वाले सेशन में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अप्रूव होने के लिए। इस केस में आपकी जो फाइलिंग वाली डेट होगी उसकी लास्ट डेट 30 अगस्त होगी या फिर 30 जुलाई? जी, 30 अगस्त या 30 जुलाई? 30 अगस्त या 30 जुलाई? जी। सर वाईफाई इशू रिपीट, यार वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है। 30 अगस्त या 30 जुलाई? 30 अगस्त या 30 जुलाई? सबका सबका जवाब चाहिए मुझे। जो लोग कोने खास में बैठे हुए ना जवाब नहीं दे रहे हैं, सबका जवाब चाहिए। देखो यार ऐसे केस में ना, अगर कोई ऐसा केस हो जाए, ऐसे केस में आपने 30 जुलाई को या इससे पहले आपने फाइलिंग कर देनी है। अगर एग्जाम में ऐसा सिनेरियो आए तो फिर आपने 30 जुलाई से पहले फाइलिंग कर देनी है, और साथ में आप एक स्टेटमेंट भी देंगे कि अभी हमारी फाइनेंशियल अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हम अभी फाइल कर रहे हैं, हम अभी फाइल कर रहे हैं बिकॉज एजीएम हो गई है, बिकॉज एजीएम हो गई है, एजीएम हो चुकी है आपकी, आपकी एजीएम हो चुकी है। देखो जिस केस में एजीएम हो जाए, यहाँ पर एजीएम हो गई आपकी, इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस एजीएम में प्रेजेंट नहीं हुए, और जो अर्जेंट एजीएम है, जो नेक्स्ट सेशन लग रहा है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं प्रेजेंट होने के लिए, तो ऐसे केस में जहां पर एजीएम 2 टुकड़ों में हो रही हो, वहां पर आप एजीएम से खींचेंगे, फर्स्ट सेशन से खींचेंगे फाइलिंग वाली रिक्वायरमेंट को। पहले वाले केस में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एजीएम हुई ही नहीं थी, एजीएम वॉज नेवर कंडक्टेड। जब एजीएम हुई ही नहीं तो फिर आपने, ठीक है 30 अगस्त तक ले गए, लेकिन लेकिन इस केस में क्योंकि एजीएम 30 जून को हो चुकी है, इवन इफ उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं अप्रूवल के लिए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके नेक्स्ट सेशन में आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि एजीएम हो चुकी है आपकी, एजीएम स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इस डेट से 30 दिन खींचेंगे। और साथ में आप फाइलिंग के वक्त ये भी लगाएंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लगा के देंगे कि अभी हमारी एजीएम अप्रूवल में है, अभी तक अप्रूव हुई नहीं है। हाँ सर क्लियर आहे। मैं वापस समझा देता हूँ। देखो गौर से सुनो, गौर से सुनो, वन नोट पे आ जाए सर, ये तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझा दें इसमें। देखो, केस 1, एजीएम होनी थी बट आगे बढ़ गई, कब बढ़ गई सर, कब आ गई अब? वन नोट खोल लिया हमने? वन नोट की स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर वन नोट की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, अब हो रही है। केस 1, एजीएम 30 जून को होनी थी, लेकिन आगे बढ़ गई, कब हो रही है अब? 30 जुलाई को हो रही है, ठीक है ना, 30 जुलाई को हो रही है। और इसमें ही फाइनेंशियल जो है वो अप्रूव हो रहे हैं, तो आपने जो है वो
क्योंकि एजीएम 30 जुलाई को ही है, तो फिर आपके पास 30 अगस्त का टाइम है, क्योंकि लॉ आपसे ये कहता है कि जिस दिन मीटिंग में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो रही हो, उससे लेकर आपने जो है वो 30 दिन खींचने और आपने एससीपी को अपना फाइल करवा देना है, ठीक है ना। अच्छा, केस नंबर 2। सर केस नंबर 2, यहाँ पर एजीएम आपकी हो गई, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं हुए। एजीएम क्या हो गई आपकी, एडजर्न हो गई, और एजीएम आपकी यहाँ हो रही है, ठीक है ना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ हो रहे हैं आपके अप्रूव। तो इवन if फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर अप्रूव हो रहे हैं, लेकिन ये जो एजीएम का फर्स्ट सेशन हो चुका है ना, तो आपने इससे 30 दिन खींचने हैं। और साथ में आप एक स्टेटमेंट भी लगा के देंगे एचसीपी को कि एचसीपी अभी तक हमारी अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं हुए हैं। अप्रूव होंगे, लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट तो हम आपको सबमिट करवा रहे हैं। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? हाँ, उसमें फिर कोई रिविजन आएगी तो आप दे देंगे, लेकिन आपने एक प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पर सबमिट करवानी है। और पता है ये एक एग्जाम्पल आपके स्टडी टेक्स्ट में भी दी हुई है, बीच में छुपी हुई है, लेकिन किसी को खुद समझ नहीं आती तो वो आपको क्या समझाएंगे भाई। तो ये ना बिल्कुल एक छुपी हुई एग्जाम्पल है। लेकिन यार ये प्रैक्टिकली ऐसा ही हो रहा होता है जब एजीएम 2 सेशंस में हो रही हो, तो फिर जो है ना इसको इस तरह से करना होता है आपको, ठीक है ना। ये वो चीजें जो जो स्किप कर दी जाती हैं कि ये क्यों क्या अजीब सी लग रही है तो क्या समझाएं, लेकिन इसके अंदर का क्रक्स ये है, ठीक है ना। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि लॉ इज नॉट थ्योरी। लोग समझते हैं कि लॉ थ्योरी है। भाई लॉ थ्योरी नहीं है, लॉ लॉ है। लॉ को लॉ की तरह पढ़ना पड़ता है, लॉ को लॉ की तरह समझना पड़ता है। आपने कैसे सोच लिया कि आपका कैफ 5 इतना मुश्किल पेपर है, कैफ 6 इतना मुश्किल पेपर है, इंतहाई प्रैक्टिकल पेपर है, कैफ 8 इतना अच्छा प्रैक्टिकल पेपर है। तो उन तमाम प्रैक्टिकल पेपर्स के बीच में कैफ 7 क्या थ्योरी का पेपर आई कैप डाल देगा? क्या आई कैप ने सॉल्यूशन दिया हुआ है? नहीं ना, नहीं ना। ग्रुप बी में डाला हुआ है, सेकंड लास्ट पेपर है। तो आपने कैसे सोच लिया कि एक थ्योरी का पेपर डालेगा? आपने कैसे सोच लिया कि इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी एमएफए से कम होगी, एफआर2 से कम होगी? अगर ऐसा होता तो पीआरसी में उठा कर डाल देना था इसको, लेकिन नहीं। लेकिन नहीं। तो डायरेक्टर रिपोर्ट की लिस्ट कैसे याद करें? देखो डायरेक्टर रिपोर्ट की लिस्ट मैंने इसमें नहीं डाली, वो मैं डायरेक्टर्स के चैप्टर में डालूंगा। वो डायरेक्टर्स के चैप्टर में डालूंगा, ठीक है ना, वो डायरेक्टर्स के चैप्टर में डालूंगा। हाँ देखो, पासिंग रेशो तो कम होगा, और ये सिलेबस कम एग्जामिनर ने जब भी हल्का हाथ रखा हुआ है, क्योंकि उसको पता है बच्चों से भी यही नहीं समझ रहा। फिर ये पूरी पूरी जिसमें चीजें डाली जाएंगी, कैप 7 थोड़ा एक्सटेंसिव होता जाएगा आगे जाके ना। कैप 7 अभी एक नया पेपर है, ये वो वाला पेपर नहीं समझो इसको कि कैप 3 को तोड़कर जो है वो उसमें से जो पोर्शन है वो निकाल दिया। ये इंतहाई प्रैक्टिकल पेपर है, ये इंतहाई प्रैक्टिकल पेपर है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉर्पोरेट लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप एमएफए करते वक्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज ले रहे होते हैं, एफआर2 करते वक्त आप रिपोर्टिंग की आईएफआरएस की नॉलेज ले रहे होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे होते हैं, तमाम एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं, तमाम जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख रहे होते हैं। अब देखो ना, ये सारी चीजें जो है ये तो इवन आपके स्टडी टेक्स्ट में लिखी हुई हैं। ये तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने आपके एग्जामिनर ने जो है वो स्टडी टेक्स्ट में नहीं डाली है, तो प्रॉपर उसने डाला हुआ है। लेकिन क्योंकि ये 4 लाइन का केस लिखा हुआ है बीच में, और इसकी वर्डिंग कुछ समझ ही नहीं आती, तो भाई बोलते हैं चलो इसको स्किप करो। स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो कहते हैं इसको स्किप करो। जो थ्योरी की तरह लॉ पढ़ा रहे होते हैं वो कहते हैं चलो जी इसको स्किप करो।
सर इन जैसे ऑलमोस्ट 5 6 लिस्ट हैं, वो याद नहीं हो रही, बाकी लॉजिकल तो बिल्कुल सही चल रहा है। देखो कोशिश करो इसको माइंड में से, मैंने काफी इसको छोटा करके लिखा हुआ है, तो उसमें से कुछ रिटेन अच्छा खासा आपको हो जाएगा इंशाल्लाह। ये क्लियर है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। किसी को इसमें कोई मसला? चलें जी, बढ़े आगे। सर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, पढ़ो उसको, पढ़ो इसको। जी कुछ समझ आया? कुछ नहीं समझ आया? चले जी। जो उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि जो है वो लॉ थ्योरी का पेपर।
ये बहुत आसान है, मैं ये बहुत आसान है। सी फैप टू के सवाल जो है भाई वो दो दो पेज लंबे होते हैं। उसमें कैलकुलेशन इतनी होती है, उसमें कैलकुलेशन इतनी होती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बासठ मैंने जब पढ़ा था तब वो थ्योरी का पेपर था। तब क्या होता था, आपने एक बुक लेनी होती थी, एक गाइड बुक आती थी, और आपने उसको रट्टा मार लेना होता था और जाके आपने एग्जाम में वो छाप देना होता था। हाँ था पेपर, कुल्लू पास। सी फैप टू में नहीं था वो, अब आपका सी फैप थ्री जो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का पेपर है। हाँ उस वक्त भी सी फैप टू वाला पेपर बिल्कुल थ्योरी का पेपर होता था, छुपा हुआ होता था। और बुक उठाओ, रट्टा मारो, चलो जी, पास पेपर। मजे थे। हाँ ये एजी से वाले कर रहे होंगे। सोचो सोचो। ये आप लोगों की सी फैप टू में ऐसी केस स्टडीज देखने को मिलेंगे आपको। इसमें हम हटा दो ना, पर ये लॉ का पेपर है तो आपको लगेगा भाई बीएफडी का पेपर दे रहा हूँ मैं। ये एक सवाल है, यहाँ पे कंसोलिडेशन के सवाल को भूल जाएंगे आप। सी फैप टू में आप कंसोलिडेशन के सवाल को भूल जाएंगे जब आप ये देखेंगे। और लोग क्या गलती कर रहे होते हैं, लोग क्या गलती कर रहे होते हैं, लोग जी सी फैप टू उठा के जना वो एंड में पढ़ रहे होते हैं। सी फैप टू का रिजल्ट कोई। हाँ यही तो हमारा मसला है ना। एफएफआर भी ओपन बुक है आपका, बीएफडी भी ओपन बुक है, बीएफडी में आप अपनी मर्जी की बुक लेके जा सकते हैं। तो गलती करते हैं, इसको उठा के ना एंड में रख देते हैं, जबकि मेरा मशवरा क्या होता है कि यार ये एक बड़ा लेंथी कोर्स है आपका, ठीक है ना। और मतलब एक समझ के पढ़ने वाली चीज है। शुरू के जो आपके पास एक साल होता है ना, वो आपके पास बहुत फारिग टाइम होता है। उसमें ना आप मेजर सब्जेक्ट आप भले दो नहीं, लेकिन आप पढ़ के रख लो। भले आप उसको अपेयर मत हो उसमें, लेकिन आप उसको पढ़ के रख लो। लोग इसको एंड में छोड़ते हैं, परफॉर्म के साथ सीनियर भी हो चुके होते हैं। अब जो सी फैप टू को देख रहे होते हैं तो उनको फिर जो है ना उनकी हालत जो खराब हो जाती है, कहाँ पे टांगना शुरू हो जाती है कि यार ये तो हम समझ रहे थे कि ये एंड में ओपन बुक है और ये आराम से हो जाएगा। तो देख के इनकी हालत खराब हो रही होती है, इतना बड़ा कोर्स है। कैफ सेवन इज ओनली 10% ऑफ सी फैप टू। मैं भाई देखो, अगर आई कैप ने सी फैप वन रखा,
फिर सी फैप 2 रखा, 3 4 5 6। अगर आई कैप इस लाइन से जा रहा है, ठीक है ना, और फिर उसने MSA रखा है, MSA 1 और MSA 2 उसने इस तरह से रखा है। लेकिन ना वो हमें जो है ना वो हमें हमें होशियारी होती है कि ना हम इस तरह से ये पता नहीं ऐसा कॉम्बोज बनाते हैं कि जी वो जो आई कैप ने तमीज से बनाया यार, उनकी कमेटी ने बैठ के बनाया है। कमेटी ने जो बैठ के बनाया है उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया होगा, लेकिन बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट जी उठाते C-Fab 6। जी वो MSA मेरा अनलॉक हो जाएगा। अच्छा, MSA अनलॉक हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, क्वालिफिकेशन तो सारे पेपर करके करोगे ना भाई। जब आखिर का पेपर है, शुरू में देने की क्या जरूरत है। सर वो ऑडिट तो भाई ऑडिट जब सीखोगे प्रैक्टिकली तो ज्यादा अच्छा पेपर दे सकोगे। नहीं नहीं सर, वो भाई यार ऑडिट में छठे नंबर का पेपर, उसको पहले तो देने की जरूरत क्या है। शुरू के चार जो है ना, द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू गो फॉर, द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू गो फॉर, शुरू के चार पेपर इन फर्स्ट ईयर, इसकी क्लासेस लेना स्टार्ट करो। ठीक है ना, शुरू के चार पेपर पहले साल में, फाइनल में गए हो, शुरू के चार पेपर की क्लासेस लेना स्टार्ट करो। ठीक है ना, पहले साल में होता ही नहीं वर्कलोड, पहले साल में तो होता ही नहीं वर्कलोड। आप जूनियर होते हो, आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा होता। वर्कलोड आखिरी टाइम में होता है जब लोग C-Fab 2, इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके आर्टिकल्स भी जो है ना आखिर में, ठीक है ना, और सारे पेपर क्लियर कर चुके हैं। C-Fab 2 और ये ना ये रोक के बैठे हैं भाई। किसने बोला था आखिर में लेकर जाओ, किसने बोला था डायरेक्ट करो, किसने बोला था कि जो नंबर 2 का पेपर उसको जाके आखिरी साल में दो। भाई ये मुश्किल मुश्किल वाले नहीं हो, देखो यार C-Fab 6 अगर आप एंड में जाके दोगे ना, आपको हलवा लगेगा। वो सारी चीजें ना आपको इवन क्लास में लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको इवन क्लास में लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप जो है वो कितना सीख चुके होगे। ठीक है ना, लेकिन वहाँ आपने शुरू में देना है, आपकी हालत खराब हो जाती है, आपको वो उतना मुश्किल लगता है। भाई शुरू में, शुरू के 4 वर्ष दो, C-Fab 1 2 3 4। ठीक है ना, C-Fab 1 और 4 की क्लासेस भले फिजिकल ले लो, लाइव ले लो, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहो साथ में। C-Fab 2 और 3 जो है ना यार, ये सुकून से उसकी रिकॉर्डिंग बैठ के लो। ठीक है ना, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स लो, उसके भी लाइव लेक्चर होते हैं, ये सुकून से बैठ के इस तरह से लो। लो भाई, वो अभी से सारी प्लानिंग करेंगे कि वो कल का खाना भी आज खा लें, वो जी MSA अनलॉक हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा MSA अनलॉक होके, क्या हो जाएगा MSA अनलॉक होके। अभी C-Fab 2 में कोई 400 बच्चा फेल हुआ है, कोई 400 बच्चा फेल हुआ है, सिर्फ कोई 11% का रिजल्ट आया है। ठीक है ना, देखो मैं एक बात बताऊं। हाँ, सही बात है। मैं एक बात बताऊं, पढ़ के रख लो, पहले साल में पढ़ के रख लो, पढ़ के रख लो, और फिर जो है ना एक तरह देख रहा हूँ, क्योंकि शुरू में आपके पास क्लासेस लेने का टाइम होगा, बाद में क्लासेस लेने का टाइम नहीं बचेगा यार। शुरू में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो चुके होंगे ना मजे से, एक फ्रेश दिमाग के साथ, मोटिवेशन हाई होती है, नए नए फॉर्म में गए होते हो, इतना काम भी नहीं हो रहा होता, मोटिवेशन हाई होती है, अभी सड़ भी नहीं सकते होते आप, सुकून से बैठे क्लास में लो, चार पेपर पढ़ो और पढ़ के रख दो। ठीक है ना, इतनी चेंजेस भी नहीं आती लॉ में। ठीक है ना, इतनी चेंजेस वो बेकार की बात, अच्छा चेंज कोई चेंजेस नहीं आती। ठीक है ना, कोई चेंजेस नहीं आती। 1984 का कंपनीज ऑर्डिनेंस 2017 में जाके चेंज हुआ है, कोई चेंजेस नहीं आती, छोटी छोटी मोटी आती है तो अपडेट हो जाओगे, लेकिन मोटा सा चंक आप जो है ना वो पेपर अगर कर चुके होगे पूरे साल में। सर कितने आवर्स के होते हैं पूरा कोर्स, देखो C-Fab 2 ये जब ट्रेडिशनली कराया जाता था तो 240 घंटे, लोग 300 घंटे कराते थे, लेकिन उसमें सिर्फ जो है ना वो टीचर के आने का टाइम, टीचर के जाने का टाइम, और सर वो रिपीट कर दें, सर वो कर दें, ये कर दें, वो कर दें, सर 1 मिनट रुके हम तो कॉपी कर लें, 240 घंटे पे कोर्स जाता था। और इतना इतना टाइम है नहीं फॉर्म वाले बच्चों के लिए। मैं पूरी चीज समझता हूँ, मैंने इसको जो है ना स्टूडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, और वो ऐसे लेक्चर्स हैं कि आप लोग देखेंगे ना आपको आपको मजा आ जाए। ठीक है, स्टूडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, 100 घंटे के अंदर पूरा कोर्स, और उसके साथ हमारी जो व्हाट्सएप की वर्चुअल क्लासरूम है वो 24 घंटे एक्टिव रहती है। हर हफ्ते जो है हमारा जो है वो एक लाइव सेशन हो रहा था, क्वेश्चन आंसर का, जबरदस्त किस्म की रिविजन कर रहे हो, तो इंशाल्लाह जो है वो हो जाएगा। मैं पूरी शेड्यूल देता हूँ, मैं जिस तरह से अभी थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ ना, पूरी शेड्यूल देता हूँ।
शेड्यूल्ड होता है, शेड्यूल्ड होता है इंशाल्लाह। अच्छा जी, कैप 7 पे आ जाए सर। सर कैप 7 पे आ जाए, सर को मिटाएं, कैप 7 पे आ जाए। 31 दिसंबर मैंने कर दिया था, आपने इसको मार्क कर लिया था, मैंने जो डेट चेंज की थी। वो आपका। अच्छा ये देखो, मेरी बात सुनिए। ये आपकी एजीएम होती है, ये आपकी एजीएम होती है। आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसके कोई 120 दिन के अंदर, या फिर आप 30 दिन की मजीद एक्सटेंशन ले सकते हैं 150 दिन के अंदर। आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है कोई 31 मार्च। सर हम डेट वाइज नहीं कर रहे, हम मोटी मोटी कैलकुलेशन करते हैं, 4 महीने के हिसाब से। अब अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई के हिसाब से सर। और फिर इसको अगस्त के हिसाब से। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता लगता है कि ऑडिटर जो है हमारा, ऑडिटर जो है हमारा, इसने दिसंबर का वादा किया, इसने दिसंबर का वादा किया। तो हम ना 31 दिसंबर को फाइनेंशियल प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, डायरेक्टर्स कहते हैं यार हम एक काम करते हैं, हम इधर एजीएम करवाते हैं, ठीक है ना, और फर्स्ट सेशन यहाँ रखवा देते हैं, फिर इसको एडजन कर देंगे और एडजन करके यहाँ ले जाएंगे। जी, ये ऐसा सवाल मैं आपको मीटिंग में भी कराऊंगा। यार आप लोग कहाँ सो गए, बताओ मुझे। डायरेक्टर्स ने उचारी मारी, डायरेक्टर्स ने कहा कि यार हम एजीएम करवा लेते हैं विद इन द टाइम पीरियड, और फिर उसको एडजस्ट करके ले जाएंगे और 31 दिसंबर को करा देंगे, और तब फाइनेंशियल जो है अप्रूव करवा देंगे, और उसके बाद 30 दिन में जो है वो हम जमा करवा देंगे एक्सपी को। मुझे इसका जवाब सबसे चाहिए, सबसे चाहिए। अरे इमरान आप तो बिल्कुल ही शार्ट चल रहे हैं यार, बिल्कुल रेगुलर क्लास में आप थे, मुझे लग रहा था आपका मेरिट आएगा, अनीक भी कह रहा था आपका मेरिट आएगा, आप शार्ट हो गए। जबरदस्त जबरदस्त, आरिफ को भी जवाब आ, अनीक अब आप शार्ट हुए हैं, मार्केट से शार्ट चल रहे हैं। अब्दुल रब, हमाद, मास खान, मसरूर, बशीर,
विशाल हसन। यार ये मसरूर बशीर साहब आपने अपना नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? यार ये क्या होता है अली? मतलब ये मैंने देखा है आजकल चल रहा है, हर कोई लिख रहा है। हर कोई तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये इंस्टाग्राम पे भी लोगों के नीचे लिखा आता है। यार देखो, मैं एक बात बताऊँ, मैं एक बात बताऊँ मैं एक बात बताऊँ, 2 मिनट मेरी बात गौर से सुनना। देखो भाई, देखो यार, सबसे पहली बात तो किसी को बुरा लगे या फिर लगता है, ठीक है, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, ठीक है ना? लगे बुरा, लगे बुरा, ठीक है ना? यार ये है ना, ये चीज है ना, गंदी वाली हराम, गंदी वाली हराम है, गंदी वाली हराम। हर काम एक छोटा गुनाह करती थी ना, अल्लाह ताला उसका अजाब दे देता है, ठीक है? छोटा गुनाह करती थी ना, अल्लाह ताला उसका अजाब दे देता। हिसाब किताब में शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने जो है ना वो किया था, अल्लाह ताला ने पूरी कौम को दो पहाड़ों के बीच में ना बिल्कुल चिपका दिया था, ठीक है ना? एक कौम ऐसी गंदी कौम थी कि उसके ऊपर जो है ना 5 अजाब एक साथ आए थे। अल्लाह ताला ने जमीन का टुकड़ा उठा के ऊपर लेके गए थे और 5 अजाब उस कौम पे अकेले पे एक साथ आए थे। वो जगह आज भी दुनिया में मौजूद है, डेड सी के नाम से। किस नाम से? डेड सी के नाम से। पत्ता भी नहीं उगता उधर, इतना एसिडिक वाटर है उधर का। पत्ता भी नहीं उगता उधर का, इतना एसिडिक वाटर है। अल्लाह ताला से जंग लड़ोगे तुम? हैं? अल्लाह ताला से जंग लड़ोगे? दुनिया बनाने वाले से जंग लड़ोगे? हैं? जिसने दुनिया बनाई है। देखो, अगर आप एक बाग में जाते हो, एक बाग में जाते हो, वहां पर ना बहुत किस्म के जो है ना वो फल हैं, और आपको नहीं पता कि कौन सा फल जो है आपके लिए फायदेमंद है, कौन सा फल जो है वो आपके लिए जो है वो जहरीला है। लेकिन आपसे कोई कहता है कि बाग के गेट पर एक किताब रखी है, उसमें बाग बनाने वाले ने, जिसने अपने हाथ से हर बीज लगाया है, हर पौधा लगाया है, हर फल उगाया है, उसने लिखा हुआ है कौन सा फल आपके लिए फायदेमंद है, कौन सा फल आपके लिए जहरीला है। तो क्या ट्राई करोगे हर एक फल, या फिर उस किताब को पढ़ोगे? अल्लाह ताला ने दुनिया हमारे लिए बनाई है ना, तो इसमें कोई चीज हमारे लिए फायदेमंद है, कुछ चीजें जो है वो हमारे लिए जहर, हमारे लिए नुकसान है। उस चीज के अल्लाह ताला ने किताब बनाई। उस किताब पे कैसे चलना है, अल्लाह ताला ने एक एक अपना आइडियल जो है ना, हमारे हमारे इंसानों के लिए एक ना आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के भेजा है, ठीक है ना? अच्छा, इर्रिस्पेक्टिव अगर आप एक मुसलमान हो, ठीक है ना, तो आदम आप कोई और रिलीजन फॉलो करते हो, वो कोई मसला नहीं, ठीक है ना? वो इतनी कोई ना, मतलब ठीक है, होंगे, मैं मुझे कुछ भी मसला नहीं। लेकिन यार ये वाला जो देना है, it is the worst of every single evil that exists in this universe, ठीक है? अगर आपको पता नहीं है, आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मतलब ट्रेंड फॉलो करने के लिए कर रहे हो, तो आप भी उस पूरी कम्युनिटी का पार्ट हो। ये अल्लाह ताला से खुली जंग है, ठीक है?
दुनिया बनाने वाले से खुली जंग। क्रिश्चियंस के भी पोप ने कहा था कि इट इज द वर्स्ट ऑफ ऑल इविल, ठीक है ना। उनको भी जो है ना पूरे ये सारी जो प्रोपोगंडा करने वाले हैं, यार ये क्रिश्चियनिटी में भी बुरा है, ये हिंदुइज्म में भी बुरा है, ठीक है ना। देखो अल्लाह ताला ने कहा था कि ना कोई बुराई देखो तो उसको हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो फिर उसको जुबान से बुरा बोलो, जुबान से भी नहीं बोल सकते तो उसको दिल में बुरा समझो, और ये ना ईमान का आखिरी दर्जा है, ठीक है। एक कौम थी, अल्लाह ताला ने उस पर अजाब भेजा था, और फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला इसमें तो आपका एक नेक बंदा भी रहता है, तो वो तो सारी रात आपकी इबादत करता रहता है, तो कैसे मैं उस बस्ती को जो है वो अजाब दूं। बारी ताला आप बताएं कैसे, मतलब ये ठीक रहेगा। अल्लाह ताला कहते हैं सबसे पहले उसी को जाके जो है ना गरक करना, क्योंकि वो ना आप दरवाजा बंद करके इबादत कर रहे हैं, और ये पूरी सोसाइटी में जो है ना ये फसाद फैला हुआ है। सबसे पहले उसका काम था जो है ना सोसाइटी को सही करना। अगर आप भी अगर, हाँ मसरूर भाई आपको कुछ नहीं बोल रहे, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा, आप मेरे स्टूडेंट हो। अगर आपको नहीं पता कि आपने नाम का आगे क्या लगाया हुआ है, तो जब मैंने आपसे पहले पूछा था, मुझे भी पता है, मैंने भी दुनिया देखी, मुझे पता है ये प्रोनाउंस जो है वो क्या है। जब तो मैंने पूछा था क्लास में ये क्या लगाया है, मुझे चाह रहा था कि क्या क्या सीन है, तो आपने बता दिया सर मुझे नहीं पता, ये ट्रेंड पहले मैंने लगाया है। हाँ तो मैं आपको नहीं कह रहा यार, आप मेरे अच्छे स्टूडेंट हो, आप सवाल का जवाब भी अच्छा दे रहे हो, तो मैं आपकी तारीफ भी कर रहा हूँ। मैंने पिछली क्लास में भी देखा था आपने लगाया था, तो मैंने बोला था ठीक है यार, इस बच्चे को पता नहीं होगा, क्या 7 के बच्चे, छोटे बच्चे होगी, आपको नहीं पता होगा, आपको 20-21 साल को नहीं पता होगी चीजें, मुझे पता है, मैं आपको नहीं कह रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड बना हुआ है, ये ना ये मतलब यार ये इवन नेचुरल भी नहीं, ये सिर्फ जो ऐसी चीज है, वर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना। और ये इस फितने को ना आप सब ने जो है ना कंडेम कर, फ्रंट फुट पे आगे कंडेम कर, फ्रंट फुट पे आगे कंडेम करना, ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना।
तो मसरूर आपको पता लग गया ना, अब आपने हटा देना है, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट क्लास में नहीं देखेंगे, ये आपने हटा देना, ठीक है जी। यार देखो बात सुनो, ये जो हमारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है, इसका आउटकम सुन लो, इसका आउटकम सुन लो, इसका आउटकम सुन लो। देखो, आप एजी में एडजस्ट कर सकते हो, या आपकी जो डायरेक्टर्स ने जो ये जो हैक निकाला है, या फिर जो उन्होंने दिमाग चलाया अपना कि एजी में एडजस्ट करके हम ले जाते हैं 31 दिसंबर से आगे, हम टाइम फ्रेम से भी बच जाएंगे और ये हो जाएगा। देखो, एडजर्न्ड एजीएम भी जो है ना वो इस टाइम फ्रेम के अंदर ही होनी चाहिए। एडजर्न्ड एजीएम भी जो है वो इस टाइम फ्रेम के अंदर ही होनी चाहिए। ये मीटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ट्रिगर हो रहा था, ये बात तो आप लोग सब समझ गए। देखो, ये क्वेश्चन ना उठा के ऐसी एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि मीटिंग्स वाले एरिया भी इसमें हो रहा होगा कनेक्ट, और आपका आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला भी। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले में आप ऑलरेडी चीजें हो चुके हैं, आपको पता है कि यार जिस दिन एजीएम का जो है वो पहली एजीएम हो जाती है, आपने उसमें अकाउंट्स भर देना है, आपने अपने फाइल कर देना है, ठीक है ना, आपने फाइल कर देना है। अच्छा, और जो एडजर्न सेशन भी है ना वो भी इस टाइम फ्रेम के अंदर ही होना चाहिए। तो इतनी बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। नहीं मसरूर भाई, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। देखो, हम सीखने के लिए क्लास में आए हैं, तो वो दोनों चीज़ें सीखने के लिए हैं, ठीक है ना। दोनों चीज़ें सीखने जिंदगी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने वो बात सीख ली तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है ना। कैप 7 सीखे, एग्जाम पास कर लोगे, अच्छी बातें सीख ली तो जिंदगी भी पास कर लोगे, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें जो है ना वो आपने इसको खुद भी नहीं करना और कंडेम भी करना। अच्छा, एजीएम वाली बात, और ये सबके लिए बात है यार, ये सबके लिए बात है, ये सबके लिए बात है। देखो, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट्स पे इस चीज को मजाक बनाए हुए होते हैं, और वो तफरी कर रहे होते हैं एक दूसरे को। इस तरह से नहीं यार, इस तरह से नहीं। वो एक मीम बनाई हुई है जी, हमजा और कारी साहब वाली, मतलब ये मतलब मजाक लगा हुआ है यार इतना, मतलब इन चीजों को जो है ना हम लोगों ने आम किया। तुम लोगों ने जो है मीम बनाई है इस तरह की, और जो है उसको शेयर किया है, और उसको बात को बड़ा जो है वो इसको नॉर्मलाइज किया, वेरी नाइस, इसको नॉर्मलाइज हम लोगों ने किया, ठीक है, इसको नॉर्मलाइज कर दिया। वो हमजा और कारिजा वाली मीम बना के भेजी, किसी ने वीडियो डाल दी तो आपने सारे हमजा को टैग करना शुरू कर दिया, और फिर जो है वो मतलब वो बात भी नॉर्मलाइज हो गई। और वो फिर मतलब ये यार ये ना गलत बात है। एक एक प्रिंसिपल सेट कर लो कि इससे ऊपर का मजाक नहीं करना। हम भी तो मजाक कर रहे हैं, क्वेश्चन के हर सवाल का जो एक सवाल होता है वो मजाक है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो लिमिट के अंदर होती है, कुछ चीजें वो लिमिट से बाहर जाती हैं। ये बात समझ आ गई कि एडजर्न्ड एजीएम भी उस टाइम फ्रेम के अंदर होगी। एडजर्न्ड एजीएम भी टाइम फ्रेम के अंदर होगी, मतलब जो टोटल टाइम फ्रेम है 150 दिन वाला, 150 दिन वाला जो टाइम फ्रेम है, एडजर्न्ड एजीएम भी उसके अंदर अंदर ही कहीं पर करेंगे आप, ठीक है ना, उससे बाहर नहीं लेके जा सकते आप। डन है, डन है। अच्छा, आखिरी बात समझ लो। सर ये 150 क्या लिखा है, अगस्त में, हाँ अगस्त में 120 दिन का टाइम लिमिट होता है, उसके बाद 30 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है, तो 150 दिन बन गए। तो ये अगस्त में जारी कहानी, ठीक है ना। अच्छा, ये आखिरी आखिरी क्वेश्चन देख लो। ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अच्छा इस केस में क्या है, इस केस में क्या है कि आपकी जो सब्सिडरी की अगर फाइनेंशियल ईयर अलग है और आपका जो होल्डिंग का फाइनेंशियल ईयर अलग है, तो आप इसको सब्सिडी में
सब्सिडी का फाइनेंशियल ईयर को आप डिले भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ताकि आपके कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाने में आसानी हो जाए, आप दोनों के ईयर एंड जो है मिल जाए। इसके लिए आप एससीपी से अप्रूवल ले सकते हैं, रेसिपी आपको अलाउ कर सकता है, सब्सिडी को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, आपने माइंड मैप्स पढ़ लेने हैं। माइंड मैप्स आप एक दफा रीड करेंगे, माइंड मैप्स रीड करेंगे, माइंड मैप्स रीड करेंगे आप, और आपने जो है ये 20 एमसीक्यूज दिए हुए मैंने इस हैंड आउट के नीचे, 20 एमसीक्यूज दिए मैं हैंड आउट के नीचे, तो आपने कोई 15-20 मिनट की एक्टिविटी कर लेनी है। पहले माइंड मैप को गो थ्रू करके आपने ये 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। जी अली, इंशाल्लाह तमाम चीजें कवर होंगी इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, आपने आपने जो है वो रिवाइज कर लिया, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मसले रिवाइज कर लिया आपने, एजीएम से कनेक्शन में जो चीज आएंगी वो रिवाइज कर लिया आपने, फाइलिंग वाली रिक्वायरमेंट्स रिवाइज कर लिया आपने, सब्सिडरी वाला मसला भी हमने देख लिया। बाकी माइंड में तो सारी चीजें एक पेज के अंदर, और आपने जो है ये 20 एमसीक्यूज करके इसको पूरी तरीके से रिवाइज कर लेना, और इंशाल्लाह आप सीधे हो जाएंगे। अरे हाँ, सॉल्यूशंस रह जाते हैं यार, सॉल्यूशन भी दे दूंगा आप लोगों को, मैं दे दूंगा यार, हर क्लास में जाना वो प्रॉब्लम, मैं देता हूँ सोल्यूशन। ठीक है जी। या आपने होमवर्क में एक्टिविटी करनी है, 15-20 मिनट की एक्टिविटी है, लेकिन आज ही कर लीजिएगा, इसको प्रोलॉन्ग मत कीजिएगा। माइंड मैप्स और ये 20 एमसीक्यू। चलें जी, जज़ाकल्लाह। अब हम मिलेंगे अपना कोई, संडे को मिलते हैं डायरेक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ संडे को मिलते हैं इंशाल्लाह। वो ग्रुप पे आ जाए, ग्रुप पे, ग्रुप पे पूछ लें। हाँ, डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट क्लास संडे, बड़ी क्लास लगाएंगे, 6 बजे से लगाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।